हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो, तो कल हम लोगों ने किया था कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन टर्म हम लोग कर रहे थे। कंसंट्रेशन टर्म में हम लोगों ने क्या कर लिया था भाई? परसेंटेज बाय मास, जिसको कि W बाई W बोला था। दूसरा हमने कर लिया था परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको हमने V बाई V बोला था। और तीसरा हम लोगों ने कर लिया था PPM, जिसको कि पार्ट्स पर मिलियन। ये तीन कंसंट्रेशन टर्म हमने कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे चौथा कंसंट्रेशन टर्म। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और वो चौथा कंसंट्रेशन टर्म क्या है भाई? फोर्थ वन इज मोलरिटी। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसको मैथमेटिकल सिंबल जीटा बोलते हैं। जीटा बोलते हैं। सिंपली आप एक्स लिखो, मोल फ्रैक्शन जीटा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन इट इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट of solution to that of total moles of solution। बहुत सिंपल है। मान लो कि दो कंपोनेंट हमारा कौन से है? कोई दो कंपोनेंट लेते हैं, ए और बी, कोई तीसरा भी। तीन चीज को मिक्स करके सॉल्यूशन बना लो, चार चीज को मिक्स कर सॉल्यूशन ही तो बनाना है। 4 5 6 10 चीज को मिलकर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बट कोई बात नहीं, हमें बाइनरी सॉल्यूशन मेनली पढ़ना है। दो चीज को मिक्स करके जो बनाते हैं उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन में मान लो कि दो चीज हमने लिया है, ए और बी, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ए Na और Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाता है मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, तो टोटल Na प्लस Nb। सिमिलरली जीटा ऑफ बी, दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? Mb अपॉन Na प्लस Nb। बहुत सिंपल है, कितना सिंपल है। और मोल्स निकालने के लिए हम लोग जानते ही ये तो सारे तो हम 11th में भी पढ़ के आए हम लोग। मोल्स तो हम लोग को पता ही है क्या भाई? मोल इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। बहुत सिंपल, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो कहता है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे? तो दो कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। XA प्लस XB मस्ट बी इक्वल टू 1। XA और XB दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के सम का किसी भी सॉल्यूशन में 1 होगा। वो कैसे? जरा प्रूव करके देखते हैं। देखो तो XA इक्वल टू हमने क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला? Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb इक्वल टू 1 आना चाहिए। कॉमन ले लो Na प्लस Nb, ये क्या हो जाएगा? ऊपर बच जाएगा Na प्लस Nb इक्वल टू 1। ये दोनों आपस में लड़ रहेंगे, क्या बच गया? 1 इक्वल टू 1। सो इस कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा? देखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड XB इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। कितना सिंपल है। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों कंपोनेंट का, तो एक का निकालो और उसको 1 में से माइनस कर दो, दूसरे का निकल आएगा। तो ये था हमारे पास मोल फ्रैक्शन। पांचवा कंसंट्रेशन टर्म जो है, फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म, वो क्या है? फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म क्या है हमारे पास? मोलरिटी। इसको कि कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं मोलरिटी। सबको जानते हैं, तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन
1 liter of solution. 1 liter of solution. That means molarity equal to moles upon volume in liter. सिंपल. और यूनिट क्या होगा? इसको मोल पर लीटर, या फिर इसको हम लोग सिंपल मोलर भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कैपिटल एम लिख दो, क्या परेशानी है? तीनों में से कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारे पास मोलारिटी. अब देखो मोलारिटी के क्वेश्चंस कई तरीके से पूछे जाते हैं. क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होंगे. तो जैसे किसी क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दिया गया है, वॉल्यूम नहीं दिया गया होगा, परसेंटेज बाय मास दिया गया है, और कोई डेटा नहीं दिया गया होगा. तो इस तरीके से क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप होते हैं. तो वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे जल्दी, क्विकली इसको कैसे सोल्व करेंगे, वो हम लोग अब करते हैं. उसको जरा देख लेते हैं. हेलो, ठीक है, क्लास ले रहा हूँ. चलिए, तो अब वो सारे चीज हम लोग देख लेते हैं. कैसे? कंडीशन फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट देखो. केस फर्स्ट में कहते हैं इफ, क्वेश्चन को देखना है बस. क्वेश्चन में देखो कि जो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ या फिर जो कंडीशन आपको बता रहा हूँ वो कंडीशन है क्या. यदि वो कंडीशन है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाओ, काम खत्म हो जाएगा अपने आप. 1 सेकंड में आंसर आएगा. इफ WB ग्राम ऑफ सॉल्यूट present in VmL of solution. VmL of solution. WB ग्राम. सॉल्यूट का मास यदि ग्राम में दिया गया हो और वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया गया हो, तो मोलारिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो. मोलारिटी इक्वल टू WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर. क्यों भाई? सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, फिर वॉल्यूम को मिलीलीटर से लीटर में चेंज कर डायरेक्टली ये फॉर्मूला रखो, आ जाएगा क्वेश्चन. बहुत इजी हो जाता है. एक कंडीशन तो ये हो गया. दूसरा कंडीशन देखते हैं. दूसरा और कैसे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो सकता है और क्या क्या डेटा होगा और क्या क्या इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखो. दूसरा कंडीशन केस सेकंड. केस सेकंड में क्या करते हैं? इफ परसेंट बाय मास W by W और डेंसिटी, परसेंट बाय मास एंड डेंसिटी, ये दोनों गिवन हो क्वेश्चन में. क्वेश्चन में ये दोनों चीज गिवन हो. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपको नहीं गिवन है, नॉट गिवन. तब कैसे करेंगे? तब और भी इजी तरीका है इसका, बिल्कुल सिंपल तरीका. आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो. क्या भाई? मोलारिटी इक्वल टू परसेंटेज. जितना परसेंट बाय मास दिया गया ना, कुछ भी x% को दिया गया होगा, 1%, 2%, 3 कुछ भी परसेंट दिया होगा, डायरेक्टली रखो परसेंटेज अपॉन मोलर मास इनटू 10 इनटू डेंसिटी. तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली रखो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. कर दोनों एक ही तरीका है. ये सारा बेसिक फार्मूले से निकला है. बेसिक फार्मूला हमारे पास एक ही है, कोई और फार्मूला नहीं. इसी फार्मूले से सारा फार्मूला ड्राइव होता है, सारा इसी फार्मूले से आया है. तो आप ये बार फार्मूला यूज करोगे तब भी आपका निकल जाएगा. चलिए, तीसरा कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन क्या है? केस 3. केस थर्ड क्या है? कैसा और कैसा क्वेश्चन हो सकता है? और क्वेश्चन हो सकता है डाइल्यूशन. इन केस ऑफ डाइल्यूशन, यदि सॉल्यूशन कोई एक सॉल्यूशन है. देखो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी मान लो M1 है और इसका वॉल्यूम यदि V1 है. अब कहते हैं कि जी इसमें हमने 1 लीटर पानी और मिला दे, 1 लीटर वाटर इसमें और ऐड कर दिया, तो अब जो हमारा सॉल्यूशन है 2 लीटर हो जाएगा. अब तो हमारा सॉल्यूशन M2 इसका मान ले मोलारिटी और वॉल्यूम V2 मान ले. अब ये देखो ये टोटल सॉल्यूशन 2 लीटर हो जाएगा. तो अब पूछ दिया कि बताइए अब मोलारिटी कितना होगा. इसको कहते हैं डाइल्यूशन का केस. तो इसके लिए हम लोग लगा देते हैं M1 V1 इक्वल टू M2 V2 और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलारिटी इक्वेशन. मोलारिटी इक्वेशन, ये मोलारिटी इक्वेशन है.
तो इस यदि ऐसा कोई क्वेश्चन में तो ये भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो फॉर्मूला, आप ये इससे रख करके निकल जाएगा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हमारे पास है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन जो टर्म है हमारे पास, एंड दिस इज सिक्स्थ कंसंट्रेशन टर्म, दिस इज मोलालिटी। मोलालिटी जिसको कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलालिटी जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल m। तो ये कैसे होगा भाई, ये भी हम लोग पढ़ के आए 11th क्लास में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यही डिफरेंस है। मोलारिटी में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जबकि मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यूनिट क्या हो जाएगा भाई, मोल पर केजी, मोल पर केजी, या फिर आप मोलर भी लिख सकते हो, मोलर, या फिर स्मॉल m यूज करो। ये आपका हो गया मोलालिटी। तो आपके 12th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी में इतने ही कंसंट्रेशन टर्म आपको पढ़ने हैं, लेकिन बियॉन्ड एनसीईआरटी जो कॉम्पिटिटिव लेवल में और पूछा जाता है, तो वो 3 और फार्मूलाज हैं। कौन कौन सा भाई, नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी, तो उन दोनों के भी हम लोग जान लेते हैं नॉर्मलिटी क्या होता है। तो 7वां कंसंट्रेशन टर्म हमारा क्या हो गया, 7th कंसंट्रेशन टर्म, 7th कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मलिटी, जिसको कैपिटल N से लिखेंगे और याद रखेंगे कि नॉट इन एनसीईआरटी, नॉट इन एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में नहीं, नॉट इन एनसीईआरटी। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी इक्वल टू होते नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट EQ अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। बहुत सिंपल, वॉल्यूम। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। बहुत सिंपल है, मोलर मास सॉरी, ये इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होते हैं आपके पास मोलर मास, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, n फैक्टर। अभी n फैक्टर क्या होता है, ये n फैक्टर क्या होता है, तो n फैक्टर देखना जरा, n फैक्टर में तुम लोगों को बता देता हूं। n फैक्टर, n फैक्टर क्या होता है, एसिड, n फैक्टर एसिड के लिए, एसिड के लिए होता है बेटा बेसिसिटी, बेसिसिटी, बेसिसिटी। जैसे HCl है, इसका n फैक्टर निकालो तो H प्लस प्लस Cl माइनस, इसका बेसिसिटी 1 हो गया, तो n का वैल्यू 1 हो गया। H2SO4 है, H2SO4 है, तो कैसे टूटेगा, 2H प्लस प्लस SO2 माइनस, तो इसका n फैक्टर क्या हो गया भाई, n फैक्टर इसका 2 हो गया। वैसे कोई भी एसिड जितना H प्लस आयन रिलीज कर सकता है वो उसका क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। दूसरा n फैक्टर हम लोग बेस का निकालते हैं, बेस का, बेस का दूसरा n फैक्टर बेस के लिए, तो बेस के लिए कितना हो जाएगा, जैसे ले लो बेस के लिए हो जाएगा एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिटी क्या होता है, तो कोई भी बेस जितना OH माइनस आयन निकालते हैं, कोई भी बेस से जितना OH माइनस आयन निकलेगा उसको उस बेस का एसिडिटी कहा जाता है। उल्टा है यहाँ पे, एसिड के लिए बेसिसिटी होते हैं और बेस के लिए एसिडिटी होता है। सो NaOH ले, कैसे हो जाएगा, तो Na प्लस एंड OH माइनस, तो देखो तो ये एक OH माइनस निकाला है, तो यहाँ पे n फैक्टर 1 हो जाएगा। वैसे और ले लेते हैं CaOH बोल ट्वाइस, ये कैसे देगा भाई, Ca2 प्लस एंड 2OH माइनस, इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। यदि तीसरा आपका सॉल्ट, यदि आपका सॉल्ट है,
तीसरा सॉल्ट, सॉल्ट के लिए n फैक्टर कैसे निकलेगा? सॉल्ट के लिए नंबर ऑफ मेटल आयन डिस्प्लेस्ड, नंबर ऑफ मेटल आयन डिस्प्लेस्ड। जैसे NaCl ले लो, क्या हो जाएगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसका एक मेटल, इसका क्या हो जाएगा? n फैक्टर 1 हो जाएगा। वैसे यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसके लिए n फैक्टर क्या होगा? उसके लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा भाई? चौथा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसके लिए n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसका क्या हो जाएगा? n फैक्टर। तो ये थे आपके कंसंट्रेशन टर्म। अब जरा एक बार जल्दी इसका हम लोग समरी बना लेते हैं ताकि याद रहे, रिवीजन करने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखो कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म कितने रैंक हो गए देखना जरा। सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया? परसेंटेज बाय मास, W बाय W। क्या लिखा था? परसेंटेज बाय मास इक्वल टू क्या होता है भाई? मास, जैसे दो कंपोनेंट से बनाया था हमने WA और B, तो क्या हो जाएगा? WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। सिमिलरली ये हमारे पास A के लिए हो जाएगा, फिर B के लिए तो WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। अब यदि 100 में हटा दो यहाँ से, सिर्फ ये बचेगा। तो इसको पता है हम लोग क्या करते हैं? इसको कहते हैं मास फ्रैक्शन, इसको हम लोग कहेंगे मास फ्रैक्शन। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है? दूसरा हमारे पास कौन सा है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये सब तो बहुत सिंपल है। परसेंटेज बाय वॉल्यूम के लिए वैसे दो कंपोनेंट ले लेते हैं A और B, इसका वॉल्यूम VA और VB। तो A का परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो VA अपॉन टोटल VB इंटू 100 एंड सिमिलरली VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। और फिर ये 100 हटा दो यहाँ से, सिर्फ इतना बचेगा, इसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम फ्रैक्शन। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म कौन सा था? भाई? तो ये था हमारे पास ppm, पार्ट्स पर मिलियन। फिर से वो दो कंपोनेंट ले लो A और B, जिसका मास यदि WA और WB है तो ppm A के लिए कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास WA प्लस WB इंटू 10 टू द पावर 6। वैसे B के लिए निकालेंगे, इसको ऊपर रख देंगे, WB को ऊपर रख देंगे। बहुत सिंपल है, बिल्कुल आसान है। अब देखो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सा था? नेक्स्ट टर्म हमारे पास था मोल फ्रैक्शन। को जिसको कि हम लोग जीटा से लिखते हैं, जीटा। तो मोल फ्रैक्शन A का क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb, और जीटा B कितना हो जाएगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb, और चूंकि दोनों का सम ये 1 के बराबर होता है तो 1 माइनस जीटा B कर लेंगे एंड जीटा B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस जीटा A। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन सा था? नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास था मोलारिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या था भाई? मोलारिटी, जिसको कि कैपिटल M से लिखा था। क्या था? मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम ये क्या था? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक, उसके बाद कौन सा कंसंट्रेशन टर्म था? उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है हमारे पास? मोलालिटी, स्मॉल m। तो स्मॉल m क्या था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास
ठीक है। और नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारा क्या था, नॉर्मलिटी, जो कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं उसमें भी नॉर्मलिटी का यूज होता है। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या है, नॉर्मलिटी, जिसको कि हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं। और नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लीटर। तो ये था आपका कंसंट्रेशन टर्म। ये सारे इतने ही आपको कंसंट्रेशन टर्म हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वेपर प्रेशर एंड हेनरी लॉ। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतने ही, थैंक यू।